कहानी की शुरुआत में हमको सोल्जर्स को देखते हैं जो एक कैदी का पीछा कर रहे थे। जल्द ही उसे पकड़ लिया गया और उसे घुटनों के बल बैठने को कहा गया। इसके बाद कैप्टन ने अपनी बंदूक निकाली और कैदी के सर पर रख दी। वो गोली चलाने ही वाला था कि ऐन मौके पर उसने अपना इरादा बदल लिया, जिसके बाद वो उसे घसीटते हुए कैंप में लाते हैं। जब उसे जापानीज कमांडर ईतो के सामने पेश किया जाता है तो कमांडर ने उस पर जरा भी रहम न दिखाते हुए अपने सैनिकों को उसका सर काटने को कहा। इसके बाद जेम्स को कैंप से दूर एक सुनसान इलाके में लाया गया और कैप्टन हिरानो ने उसे घुटनों के बल बैठने को कहा। जेम्स चुपचाप वैसा ही करता है, जिसके बाद हिरानो ने अपनी तलवार निकाली और उसे जेम्स की गर्दन पर रखकर सही एंगल की जांच करने लगा ताकि बस एक ही बार में उसका सर काट सके। पर जैसे उसने जेम्स को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, जेम्स ऐन मौके पर पीछे हट जाता है, जिससे उसका वार चूक जाता है। ये देख गार्ड्स भी उस पर हमला कर देते हैं, पर जेम्स ने उन सबको मार डाला और उनके कैप्टन को भी नहीं बख्शा। उनसे बचने के लिए जेम्स जंगल की ओर भागता है, पर जल्द ही जापानीज उसका पीछा करते हैं और उसे ढूंढ निकालते हैं। हड़बड़ी में वो उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और उसका चाकू भी नीचे गिर गया था, जिस कारण वो जाल को काट नहीं पाता और पकड़ा जाता है। जब उसे कैंप में वापस लाया गया तो उसे देखकर कमांडर बोला कि ये अभी तक जिंदा क्यों है, मैंने इसे मारने के ऑर्डर्स दिए थे। इस बार कैप्टन जवाब देता है कि उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया। जब कमांडर को पता चलता है कि जेम्स ने उसके सिपाहियों और कैप्टन हिरानो को मार डाला तो उसका खून खौल उठता है। वो जेम्स के पास आया और उसका आर्मी बैच छीनते हुए बोला कि हिरानो मेरे भाई जैसा था, तुमने उसे मारकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जाओ आज अपनी जीत की खुशी मनाओ, क्योंकि कल हम तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। जेम्स के वहां से जाते ही कैप्टन ने कहा आप चाहें तो मैं इसे अभी मार देता हूँ, लेकिन ये तो समझ गया था कि ये कैदी मौत से नहीं डरता, इसीलिए उसके साथ कुछ ऐसा करने की जरूरत थी जो आज से पहले किसी के साथ ना हुआ हो। कल एक फाइट होने वाली थी जिसमें वो जेम्स को तड़पा तड़पा कर मारने वाले थे, ताकि उसकी मौत बाकी कैदियों के लिए एक सबक बन जाए। इसके बाद जेम्स को उसकी सेल में डाला गया, जिसकी गार्ड्स 24 घंटे निगरानी करते थे। इन जापानियों ने उसके जैसे और भी कई लोगों को अपने कैंप में बंदी बना रखा था, जिनमें से कईयों ने इनके टॉर्चर के चलते अपना दम तोड़ दिया। रात को सब कैदी आपस में बात करते हैं। एक आदमी जेम्स को बताता है कि हम बेशक यहाँ कैदी हैं, लेकिन फिर भी हम इस कैंप में अपने मिलिट्री डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। कुछ नियम है जिन्हें सभी को मानना होता है, वरना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे कमांडर भी हैं, लेकिन उन्हें दूसरे सेल में रखा गया है, वो तुमसे कल मिलेंगे। पर जेम्स बोला कल तक मैं जिंदा रहूं या नहीं पता नहीं, इन जापानियों ने कल मुझे मारने की धमकी दी है। जब बाकियों को पता चला कि जेम्स ने कैप्टन समेत 3 लोगों को मार डाला है तो सब बस उसके लिए दुआ करने लगते हैं। जेम्स आज रात यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, पर एक कैदी ने उसे बताया कि यहाँ से भागना बड़ी बात नहीं है, असली सवाल यह है कि यहाँ से भागकर जाओगे कहाँ। इस कैंप में वही लोग जिंदा रहते हैं जो दिन रात काम कर सकें, और कमजोर कैदियों को दूसरे कैंप में भेजा जा रहा है जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। सुनने में आया कि कैदियों को पैदल ले जाया जा रहा है, जिस कारण कईयों की मौत भी हो गई। ये सब सुनकर जेम्स सोचने लगा कि काश इन लोगों ने उसे मार ही दिया होता। अगले दिन सभी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। कमांडर ईतो के आदेश पर एक सोल्जर तलवार लेकर जेम्स के पास आया। जेम्स ने मान लिया था कि अब उसका अंत नजदीक है, पर सोल्जर उसे मारने के बजाय उसके हाथ खोल देता है, जो देख जेम्स हैरान रह गया। इसके बाद 3 और कैदियों को रिंग में लाया जाता है। ईतो कहता है कि ये तीनों अपने सेल में खाना छुपाते हुए पकड़े गए हैं, कोई और ऐसा ना करे, इसलिए आज इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसके बाद उसने कुर्सी निकाली और आराम से बैठ गया, जैसे कोई शो शुरू होने वाला हो। एक आदमी की घंटी बजाते ही पीछे से एक फाइटर निकल कर आया, जिसे ये लोग मौत का सौदागर कहते थे। सबसे पहले उन 3 कैदियों को उससे लड़ने को कहा गया। उस फाइटर के सामने ये तीनों कुछ नहीं थे, पर अगर नहीं लड़ते तो वैसे भी मारे जाते, इसलिए उनमें से एक हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर वो फाइटर बस एक ही मुक्के में उसे ढेर कर देता है। इसके बाद बाकियों ने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मजाल थी कि कोई उसके सामने टिक पाता। उस फाइटर ने सबको मार मार कर अधमरा कर दिया और ये फाइट शुरू होते ही खत्म हो गई। अब अगली बारी जेम्स की थी। ईतो बोला तब तक लड़ो जब तक दोनों में से कोई एक मर ना जाए। वो फाइटर तो जैसे तैयार ही था, पर उसने जेम्स को कम आंकने की गलती कर दी। जैसे ही वो अपने पहले वार के लिए आगे बढ़ा, जेम्स ने बस एक ही मुक्के से उसे नॉकआउट कर दिया। इसके बाद उसने अपने हाथों को कसकर सिकोड़ा और उस फाइटर के सर पर इतनी जोर से मारा कि उसकी तुरंत ही मौत हो गई। उनके सबसे बेस्ट फाइटर को जेम्स ने कॉकरोच की तरह मार डाला था, जो देख वहां खड़े किसी भी शख्स को यकीन नहीं होता। ईतो को तो इतना बुरा लगा कि वो गुस्से में अंदर चला गया। उनके कैप्टन ने कहा आपको इसे अभी खत्म करना होगा, पर ईतो कहता है कि ये बाकी कैदियों जैसा नहीं है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, आज नहीं तो कल, लेकिन ये मरेगा जरूर। अगले दिन गैब्रियल नाम का कैदी बोला तुम्हारे हाथ में पत्थर वत्थर तो नहीं, कल क्या मारा तुमने उसे। जेम्स की मुलाकात कॉलिन से होती है, जो उनका कैप्टन था। कॉलिन का एक पैर धमाके की वजह से घायल हो गया था,
जिस कारण उसे चलने में परेशानी होती थी। उसने पूछा, तुमने इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से सीखी? क्योंकि मैं यहाँ महीनों से हूँ, आज तक कोई उस रिंग से जिंदा बाहर नहीं निकला। जेम्स बोला, मैं किसी एक जगह से नहीं, मैंने हांगकांग, थाईलैंड, यहाँ तक कि जापान में भी ट्रेनिंग ली है। जल्दी वहाँ कैप्टन आता है और वो जेम्स को साथ चलने को कहता है। उसे ईतो के पास लेकर जाया गया, जहाँ ईतो भी उससे यही सवाल करता है कि उसने हमारे लड़ने के तौर तरीके कहाँ से सीखे, पर जेम्स उसके सवालों का सीधे मुंह जवाब नहीं देता। ईतो के पास उसने अपने पिता का बैज देखकर उसने उसे वापस मांगा, पर ईतो उसे बैज नहीं लौटाता और बदतमीजी की सजा के तौर पर उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। उसने फिर से जेम्स को वार्निंग देते हुए कहा कि बस एक और रात अच्छे से सो लो, कल तुम्हारा मरना पक्का है। अगले दिन जेम्स फिर से फाइट के लिए तैयार होता है। बाहर निकलते ही सभी उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, पर उन्होंने देखा कि ये फाइट बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। जेम्स को मारने वाले फाइटर्स की लाइन लगी हुई थी, जिनसे उसे एक साथ लड़ना था। घंटी बजते ही फाइट शुरू हो जाती है और सब के सब एक साथ जेम्स पर टूट पड़े, पर जेम्स पूरी तैयारी के साथ रिंग में उतरा था। उसने एक एक कर सबको बहुत मारा, कुछ तो इतना पीटे कि रिंग छोड़कर भागने लगे, पर जेम्स उन्हें पकड़ पकड़ कर मारता है। फाइट के आखिर में उसने एक का गला दबोचा और उसकी सांसें रोककर उसे मारने लगा। जिसे वो मार रहा था वो भी जापानीज था, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जिसके बाद आखिर में जेम्स खुद उसकी जान बख्श देता है। कमांडर को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी थी, और जिस तरह जेम्स उन कैदियों का हौसला बढ़ा रहा था वो उनके कैंप के लिए बिल्कुल सही नहीं था। कॉलिन बोला, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? जिस पर जेम्स का जवाब आया कि वो बस अपने कमांडर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, उन्हें जो कहा गया उन्होंने किया, हमारी तरह वो भी मरना नहीं चाहते। इसी बीच हम देखते हैं कि ईतो फाइट में हारने वाले सोल्जर्स को गोली मरवा देता है, जो दिखाता था कि उसमें अपने लोगों के लिए भी जरा सी इंसानियत नहीं थी। गैब्रियल बोला कि एक हफ्ते बाद ही हमें दूसरे कैंप में ले जाएंगे, शायद वो जगह इस नर्क से अच्छी हो। पर कॉलिन इन जापानियों को अच्छे से जानता था, आधे से ज्यादा कैदियों को तो ये लोग रास्ते में ही मार दे रहे थे, खासकर वो लोग जो चल नहीं सकते हैं। जेम्स बोला, उसे एक रेडियो चाहिए। अगर हमारी मिलिट्री अभी कोस्ट पर तैनात है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम उस रेडियो के जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकें। एक रेडियो वॉच टावर के पास तैनात गार्ड के पास था, इसलिए अगले दिन कुछ कैदी मिलकर कैंप में लड़ाई शुरू कर देते हैं। गार्ड्स को मामला गंभीर लगा, इसलिए सब उन्हें रोकने के लिए नीचे आते हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स टावर पर चढ़ गया और उनका रेडियो चोरी कर लिया। उधर गार्ड्स हवा में गोली चलाकर सबको शांत करते हैं, पर तब तक जेम्स अपना काम कर चुका था। इसी बीच एक नर्स जेम्स को देख लेती है। जेम्स उसे शांत रहने को कहता है, पर तभी एक गार्ड वहां आया और उस नर्स के साथ बदतमीजी करने लगा। मना करने पर वो उस नर्स को जोर का थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से उसने जेम्स को नहीं देखा और वहां से चलता बना। जेम्स को उस नर्स के लिए बहुत बुरा लगा, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद वो फटाफट रेडियो छुपा देता है और सब बड़ी चालाकी से उसे अपने सेल के अंदर ले आते हैं। एक कैदी बोला, तुम जानते हो ना कि हम इस रेडियो से सिर्फ सुन सकते हैं, अगर हमने मदद का सिग्नल भेजा तो पकड़े जाएंगे। वो ये भी कहता है कि अगर उन्हें पता चला कि रेडियो गायब है तो वो हमें तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक उन्हें रेडियो मिल नहीं जाता। पर जेम्स बोला, डरो मत, इनके पास कई रेडियो हैं, एक गुम हो गया तो इन्हें पता नहीं चलेगा। अगले दिन ईतो सभी कैदियों को बाहर खड़ा करता है और कहता है कि तुम में से कुछ कैदी कैंप के उन हिस्सों में जाते हुए देखे गए हैं जहां जाना मना है। वो कॉलिन की ओर उंगली उठाकर इशारा करता है, लेकिन कॉलिन बोला कि तुम गलत आदमी की ओर पॉइंट कर रहे हो। जिसके बाद उनमें से एक को पकड़ लिया गया, उसे घसीटकर रिंग में लाया जाता है और उससे उसके बाकी साथियों के नाम पूछे जाते हैं। ईतो उससे वादा करता है कि जानकारी के बदले वो उसकी जान बख्श देगा, जिसके बाद उसने नाम बता दिया। हालांकि ईतो अपने वादे पर खरा नहीं उतरता और उन दोनों को मरवा देता है। रात को जेम्स एक कैदी के पास आया और उससे पूछा कि तुम उन दोनों को जानते थे ना, अगर उन्हें बाहर जाने का रास्ता पता था तो तुम्हें भी पता होगा। उस कैदी को डर था कि कहीं ये भी उसे धोखा ना दे, इसलिए वो उसे नहीं बताता। पर फिर सबके रिक्वेस्ट करने पर वो उसे एक ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताता है, जहाँ से गार्ड्स की नजरों में आए बिना बाहर जाया जा सकता था। उसी रात जेम्स रेडियो लेकर बाहर निकल जाता है। घने जंगलों से होता हुआ वो काफी दूर आ गया। उसने जब रेडियो चालू किया तो उसे कुछ लोगों की आवाज आई जो नवाजो भाषा में बात कर रहे थे। इसी बीच एक सोल्जर जांच करने के लिए उनके सेल में आया। उसने देखा कि सभी कैदी अपनी जगह पर थे, पर जब उसने जेम्स के बिस्तर से चादर उठाया तो वहां उसे सिर्फ खाली बोरियां मिली। जेम्स वहां नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो सोल्जर शोर नहीं मचाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर जेम्स कुछ देर तक उन्हें सुनता रहा और फिर कैंप में वापस लौट आया। अगले दिन तीनों फिर से इकट्ठा होते हैं। जेम्स कहता है कि अमेरिकन पास ही हैं, वो सब नवाजो कोड में बात कर रहे थे। उसे नहीं पता चला कि वो क्या बोल रहे थे, पर उसके पास बाहर निकलने का एक प्लान था। उसने बताया कि यहाँ आते वक्त उसने ग्लाइडर देखा था। कॉलिन बोला, हाँ वहाँ एक ग्लाइडर है, पर उसमें मोटर नहीं है, वो उड़ नहीं सकता। जेम्स बोला, वो कोई नॉर्मल ग्लाइडर नहीं है, उसमें एक हुक लगा हुआ है,
ताकि एक दूसरा प्लेन उसे खींचकर अपने साथ ऊपर ले जा सके। तो उसका प्लान ये था कि अगर कोई पायलट अपने प्लेन को इतना नीचे ला सके कि हम उसमें हुक फंसा दें तो वो हमें ग्लाइडर समेत ऊपर खींच सकता है। गैब्रियल बोला अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो हम कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, इसमें बहुत रिस्क है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक गार्ड आया और जेम्स को अपने साथ चलने को कहा। उसे फिर से ईतो के सामने पेश किया जाता है, पर इस बार उसे बहुत इज्जत दी जाती है और बैठने के लिए कुर्सी भी ऑफर होती है। ईतो पूछता है कि तुम नवाजों के बारे में क्या जानते हो। जेम्स बोला उसे ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं पता। ईतो कहता है कि ये एक इंडियन लैंग्वेज है, तुम्हें नहीं तो तुम्हारे अमेरिकन दोस्तों को जरूर पता होगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि कौन मुझे इसे डिकोड करने में मदद कर सकता है। जेम्स बोला अगर किसी को पता भी होगा तो कोई क्यों तुम जापानियों को बताएगा। पर ईतो का मानना था कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर फिर भी किसी ने अपना मुंह नहीं खोला तो तुम में से कोई भी अपनी फैमिली को दोबारा नहीं देख पाएगा। अगर तुम इस कैंप में बच गए तो मार्च में मारे जाओगे, और अगर मार्च में भी बच जाते हो तो दूसरे कैंप में नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हालांकि जेम्स उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं था, जिसके बाद गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। ईतो बोला कि मैं चाहूँ तो इसे अभी मार सकता हूँ, पर अभी मेरी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है। कैप्टन बोला इस आदमी से बड़ी समस्या हमारे लिए क्या हो सकती है, हमें इसे अभी इसी वक्त मार देना चाहिए। लेकिन तभी ईतो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम पर हमला होने वाला है, अमेरिकन और ब्रिटिश हमारे आसपास ही हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। अगले दिन वो जेम्स को बहुत टॉर्चर करते हैं, उसे डंडों से पीटा जाता है और उसे तब तक मारा जाता है जब तक उसका शरीर कमजोर न पड़ जाए। उसमें अब जरा भी ताकत नहीं बची थी, पर यह सिलसिला सिर्फ टॉर्चर तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद उसे इसी हालत में लड़ने को कहा जाता है। हालांकि जेम्स को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसके हाथ खोले गए, जेम्स किसी घायल शेर की तरह उन पर टूट पड़ता है। इस बार वो किसी पर रहम नहीं दिखाता और सबको इतना मारता है कि अब शायद ही उनमें से कोई अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। कैप्टन अपने सिपाहियों को डांटते हुए बोला कि तुम सबके सब कायर हो, एक मामूली कैदी से हार गए। वो ईतो से बोला कमांडर मुझे इसे मारने के ऑर्डर्स दीजिए, पर ईतो जानबूझकर उसे जेम्स को मारने के ऑर्डर्स नहीं देता। अपनी हार से वो भी शर्मिंदा था, इसलिए वो गुस्से में कुछ कैदियों को गोली मार देता है और अपने कैंप में वापस लौट जाता है। जेम्स अपनी चोटों के कारण बेहोश हो गया और जब उसे दोबारा होश आया तो वो खुद को जापानियों के मेडिकल कैंप में पाता है। इन लोगों ने उसका अच्छे से इलाज किया था और देखभाल के लिए उन्होंने उसे एक नर्स भी अपॉइंट की थी। जेम्स उस लड़की को जानता था, उसे पता चला कि उसका नाम थेरेसा है और वो भी उन्हीं की तरह एक कैदी थी। थेरेसा उसे बताती है कि ईतो की रातों की नींद उड़ चुकी है, उसे लगता है कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रात को ईतो जेम्स से मिलने आता है और कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, पर अभी तुम्हें कईयों से लड़ना है। आज तुम आराम करो क्योंकि कल तुम मरोगे। जेम्स बोला बस कर, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तू ये बात 3 बार बोल चुका है। अगर मुझे मारना ही है तो ये सब करने की क्या जरूरत है। सब मुझसे ऐसे ही लड़ते रहे तो एक दिन सब मारे जाएंगे और आखिर में सिर्फ तुम बचोगे। फिर क्या करोगे, तुम लड़ोगे मुझसे। इस पर ईतो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स अपने साथियों के पास लौटा जो उसे जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। उनमें से एक कैदी बताता है कि जब तुम मेडिकल कैंप में थे तो कुछ अमेरिकन प्लेन्स हमारे ऊपर से गुजरे। अब साफ हो चुका था कि अमेरिकन पास ही हैं, उन्हें बस रेडियो के जरिए उनसे कांटेक्ट करना था। वो जानते थे कि इसमें खतरा है क्योंकि अगर उन्होंने सिग्नल भेजा तो पकड़े जाएंगे, पर अब यही तरीका था। रात में जेम्स और गैब्रियल एक बार फिर से कैंप से बाहर निकलते हैं, पर कुछ दूर जाते ही गार्ड उन्हें देख लेता है। जेम्स समझ जाता है कि आज रात बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। वो एक और गार्ड की जान लेकर अपने लिए मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो सब छोड़ छाड़कर वापस लौट आते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स दौड़कर उनकी सेल में आते हैं, पर उन्होंने देखा कि सबके सब वहीं थे। अगले दिन ईतो सभी कैदियों को फिर से इकट्ठा करता है और कहता है कि कल रात कुछ कैदियों ने अपने बैरक तोड़कर हमारे गार्ड्स पर हमला किया। मैं जानता हूँ कि ये किसी एक का काम नहीं है, इसलिए जो भी इसमें शामिल थे वो अपने आप आगे आ जाएं। जेम्स देखता है कि इन लोगों ने कॉलिन को बहुत टॉर्चर किया था। वो बोला तुमने गलत आदमी को पकड़ा है, वो मैं हूँ जिसने उन गार्ड्स को मारा था। ईतो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने खुद सच कबूल कर लिया, पर कल रात तुम अकेले नहीं थे, इसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है। इसके बाद वो एक कैदी को उसके सामने लाता है और जेम्स को उसकी जान लेने को कहता है। उसने कंडीशन रखी कि अगर वो उसे मार देगा तो वे उसके दोस्त की जान बख्श देंगे, पर जेम्स अपने से कमजोर और निहत्थे आदमी को मारने से मना कर देता है, जिसके बाद वो उस आदमी को उसकी आंखों के सामने गोली मार देते हैं। अब क्योंकि जेम्स ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो कॉलिन के साथ भी यही करने वाले थे। जैसे ही सोल्जर्स ने उस पर हमला किया, कॉलिन उन पर झपट पड़ा और एक एक को ऐसा मारा कि उनकी चीखों से पूरे कैंप में सन्नाटा पसर गया। जल्द ही गार्ड्स उसे रोकते हैं और उसे फिर से सेल में डाल दिया जाता है। रात को जेम्स ईतो के पास आया और उसे कॉलिन को छोड़ने को कहा, पर ईतो कहता है कि उसने रूल्स तोड़े हैं जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जेम्स बोला अगर हिम्मत है तो खुद लड़,
बोल है हिम्मत। पर ईतो बहुत चालाक आदमी था। उसका मानना था कि उस फाइट में कभी हिस्सा मत लो, जो लगे तुम हार जाओगे। हालांकि जेम्स उसकी इस घटिया सोच पर थूकता है और उसे कायर कहता है, जिसके बाद गार्ड्स उसे घसीटकर कैंप से बाहर ले जाते हैं। जेम्स ने सोच लिया था कि उन्हें जो करना है आज ही करना होगा। वो आज रात ही सिग्नल भेजने वाले थे। उनका प्लान था कि वो अपने सिग्नल में 1-2 नवाजो लैंग्वेज के शब्द बोल देंगे ताकि ये जापानी बैठकर उसे डिकोड करने में लगे रहें। जब तक इन्हें समझ आएगा कि उसका कुछ मतलब नहीं था, तब तक उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। रात होते ही वो एक बार फिर से कैंप से बाहर निकलते हैं। उन्होंने फटाफट रेडियो निकाला और सिग्नल भेजने लगे। खुशकिस्मती से उनके सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अमेरिकन रेडियो से मैच हो जाती है, जिससे अब वो एक दूसरे को सुन सकते थे। गैब्रियल उन्हें कुछ शब्द बोलने लगा, जैसे ग्लाइडर ग्लाइडर, नो मोटर, ईस्ट 27 डिग्री। सामने से जवाब आया कॉपी दैट। बीच में वो कुछ शब्द भी बोल देते हैं जिनका कुछ मतलब नहीं था। गैब्रियल कहता है कि हमने बहुत कुछ बोल दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जापानियों को कंफ्यूज करने के चक्कर में हमारे अपने लोग ही इस मैसेज को ना समझ पाएं। पर जेम्स बोला, डरो मत, ऐसा नहीं होगा। वो जानते हैं कि हमने ये सिग्नल बड़ी मुश्किल से भेजा है, वो इसे डिकोड कर लेंगे। इसके बाद वो दोनों वापस कैंप में लौटते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सेल में कोई नहीं था। तभी अचानक वहां गार्ड्स आ गए और उन्हें मारकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अमेरिकन जापानियों के कैंप पर बॉम्ब गिरा रहे थे, जिससे उनका बहुत नुकसान हुआ था और इसीलिए जापानी भी कैदियों को मारकर कैंप को छोड़कर भागने की फिराक में थे। थेरेसा जेम्स के हाथ खोलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पकड़े जाने के बाद कैंप पर हमला हो गया। ये तो पागल हो गया है और वो सभी को मार रहा है। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा कैंप तबाह हो चुका था। जिन कैदियों ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, उन्हें गोली मार दी गई। पर तभी ऊपर से बॉम्ब गिरा, जिसके धमाके से उन गार्ड्स के चीथड़े उड़ गए। इसके बाद वो भागकर टावर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में और भी गार्ड्स थे। थेरेसा कहती है, तुम जाओ, हम इन्हें देख लेंगे। वो और उसकी दोस्त पेट में दर्द होने का नाटक कर एक गार्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और वो जैसे ही उनके पास आया, उन दोनों ने उसे चाकू से गोद कर मार डाला। उधर जेम्स टावर पर रेडियो लेने जाता है। उसने देखा गार्ड सबको बारी बारी से गोली मार रहे थे। अगला नंबर उसके दोस्तों का था, इसलिए जेम्स सबको छोड़कर सबसे पहले उन्हें बचाने का सोचता है। वो जैसे ही गोली चलाने वाले थे, जेम्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कैदियों ने भी उन पर हमला कर दिया। उधर कॉलिन उस जापानीज कैप्टन से फाइट करता है, पर उसे हराना इतना भी आसान नहीं था। दोनों में लड़ाई टक्कर की थी, पर जब कॉलिन उसकी जान लेने ही वाला था, तभी किसी ने उसे पीछे से गोली मार दी, जिससे उस बेचारे की मौत हो गई। इसी बीच जेम्स ईतो के कैंप में घुसता है और हम देखते हैं कि ईतो तो मस्त बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। जेम्स ने कहा, अब तू कहीं नहीं भाग सकता। पर ईतो बोला, भाग कौन रहा है, और उसकी ओर तलवार फेंककर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। उन दोनों में फाइट होती है, पर ईतो जेम्स की ताकत के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। हाथ से तलवार छूटते उसने बंदूक निकाल ली, पर जेम्स ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। वो उसे बहुत मारता है और उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी गैब्रियल ने उसे रोक लिया और तुरंत उसे यहाँ से निकलने को कहा, क्योंकि उनके लिए प्लेन आने ही वाला था। कैप्टन उन्हें भागते हुए देख लेता है और उन पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी ईतो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। हम उसकी आंखों में हार और शर्मिंदगी साफ साफ देख सकते थे। अगर आज वो जेम्स को मार भी देता, तब भी वो इस सच को कभी नहीं बदल पाता कि वो एक कायर है, इसलिए वो जेम्स को जाने देता है। हम देखते हैं कि बचे हुए लोग ग्लैडिएटर तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने उसे रस्सी से बांधा और एक मजबूत हुक तैयार किया। इसके बाद वो सब अंदर बैठ गए। हम एक अमेरिकन फाइटर प्लेन को देखते हैं जो उनके थोड़ी सी ऊपर उड़ रहा था। उसने अपने हुक को नीचे गिराया और अपने प्लेन को बहुत नीचे ले आया। ये उनका पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि एक चूक उनके सारे प्लान पर पानी फेंक सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हुक उनके ग्लैडिएटर से अच्छी तरह फंस जाता है और वो उन सबको अपने साथ हवा में उठा लेते हैं। उन्होंने फाइनली कर दिखाया था, वो कैंप से बाहर आ गए थे। हालांकि कैंप में हर किसी की किस्मत उनकी जितनी अच्छी नहीं थी। जेम्स खुद से वादा करता है कि वो उनके लिए वापस आएगा और उन सबको वहां से बाहर निकालेगा। इसके 8 साल बाद हम जेम्स को देखते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जापान वापस लौटता है। वो यहाँ ईतो से मिलने आया था, क्योंकि उनका पुराना हिसाब अभी भी बाकी था। ईतो तो वहाँ नहीं था, पर हम यहाँ उसके बेटे को देखते हैं। जब उसे पता चला कि जेम्स वही फाइटर है जिसके कारण उसके डैड को अपनी पूरी जिंदगी शर्मिंदगी से जीना पड़ा, तो वो अपने स्टूडेंट्स को उसे सबक सिखाने को कहता है। जेम्स यहाँ लड़ने नहीं आया था, पर मजबूरन उसे उनसे लड़ना पड़ता है। वो अकेला सबको मार गिराता है, जो देख सूके को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जल्द ही सबने हार मान ली, जिसके बाद सूके जेम्स से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जेम्स को पता चला कि ईतो की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है, पर उसने मरने से पहले अपने बेटे को जेम्स के बारे में सब कुछ बताया था।
उसकी मौत की खबर सुनते ही जेम्स बिना कुछ कहे वापस जाने लगा, पर सूखे ने उसे रोक लिया और उसे रिक्वेस्ट की कि वो एक बार उससे फाइट करे। वो देखना चाहता था कि उसके डैड ने उसके बारे में जो कुछ भी कहा था उसमें कितनी सच्चाई थी। जेम्स उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों फाइट करते हैं। सूखे ने अपने सबसे बेस्ट मूव से उस पर हमला किया, पर जेम्स सब पहले से ही जानता था, इसलिए वो उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। ये तो बस नमूना था। जेम्स चाहता तो उसे एक पंच में मौत की नींद सुला सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। उल्टा जेम्स उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाता है और इस फाइट को खत्म कर देता है। सूखी बोला, मेरे डैड ने कहा था कि एक दिन वो फाइटर यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि उसकी ये कीमती चीज अभी उसके पास थी। हम देखते हैं कि वो कीमती चीज जेम्स का बैज था, जो ईतो ने उसे छीन लिया था। सूखे जेम्स को वो वापस लौटा देता है और कहता है कि मेरे डैड ने इसे हमेशा संभाल कर रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम इसे लेने वापस आओगे। दोनों सर झुकाकर एक दूसरे को सम्मान देते हैं, जिसके बाद जेम्स उस बैच को लेकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।